नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और निरंतर पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके साथ साथ हम एक ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज वीडियोस डाला करेंगे। दोस्तों, मैंने लगभग मैथ के लिए 25 से 30 कंपटीशन की बुक जो मार्केट में बिकती हैं, उसके साथ साथ लगभग 8 से 10 जो हमारी एकेडमिक की बुक्स होती हैं उन बुक्स को भी पढ़ाया। और उन्हें पढ़ने के बाद मैंने जो एनालाइज़ किया वो यही एनालाइज़ किया कि अगर आपको चाहिए कि मैथ का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, मैथ का अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको एकेडमिक की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। अब जैसे बहुत से टीचर क्या होते हैं, जैसे देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सिस्टम किस तरीके से बना दिया गया है कि आप कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को जो बुक मार्केट में अवेलेबल होती है वो खुद प्रीवियस ईयर की बुक होती हैं। मतलब टीचर आपको, जो आजकल के टीचर्स ने बनाया गया है, वो क्या सिस्टम बना रखा है कि वो आपको प्रिपरेशन के नाम पर भी प्रीवियस ईयर पढ़ाता है और फिर उसके बाद जब आपको मॉक देने की बारी आती है कि मॉक पेपर देने हैं, प्रीवियस सेट करने हैं, तो उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर ही पढ़ाया जाता है। तो बच्चा क्या हो गया, उसने पढ़ा भी क्या है, प्रीवियस ईयर, टेस्ट के नाम पे भी क्या दे रहा है, प्रीवियस ईयर। तो उसे लगता है कि यार मेरे मॉक में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और पेपर में जा कर के क्या होता है, वो आप फेसबुक वगैरह पे आप लोग मीम्स में देखते होंगे कि घर पे तैयारी कर रहे हैं तो शेर है और वहाँ गया है तो पिल्ला बन गया है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है आप लोगों के लिए कि आप लोग तैयारी भी प्रीवियस ईयर से करते हो और जब आप मॉक देते हो तो वो भी आप प्रीवियस ईयर में ही देते हो। आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज ही नहीं कर पाते। पहले पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए पढ़ोगे कहाँ से बुक, पढ़ने के लिए क्वेश्चन चाहिए ना, वो क्वेश्चन आपको एकेडमिक से पढ़ने चाहिए। और जो भी आप लोग पढ़ते हो अपने कंपटीशन के लिए वो सभी आपके एकेडमिक बुक्स में दिया हुआ है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चे पता नहीं क्यों बच्चों को शर्म आती है। अगर हम उनसे कहते हैं ना कि आपको मैथ पढ़ना है तो आप एक बार 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की बुक पढ़ लो। यूपीएससी वाले तो नहीं शर्माते, यूपीएससी वालों को कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एसएससी वाले शर्मा जाते हैं। अगर उनसे कहा जाता है कि आप 6th क्लास से 10th क्लास तक की एक बार मैथ पढ़ लीजिए दोबारा से, तो उन्हें शर्म आती है कि अच्छा मुझे तो ये कह दिया कि मुझे मैथ नहीं आता, मेरा बेसिक कमज़ोर है। अरे वो आपके फ़ायदे के लिए कहा गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो लगभग मेरे पास पढ़ने के लिए आई, 1-1.5 महीने वो मेरे पास पढ़ने के लिए आती रही। मुझे उसकी चेहरे से पता चल गया था, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, टीचर को पता चल जाता है कि इसकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने उससे पूछा, गुड़िया आपको समझ में आ रहा है? उसने कहा हाँ भैया मुझे समझ में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ टाइम बाद उससे दोबारा से पूछा, गुड़िया आपको समझ में आ रहा है? उसने फिर मुझसे कहा कि हाँ भैया मुझे समझ आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने लगभग 1-1.5 महीने बाद मैंने टेस्ट लिया क्लास में, तो उसके 50 में से अप्रोक्स 10 से 12 के आसपास उसके नंबर आए। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा गुड़िया ये फिर समझ में आ रहा है तो मतलब इतने कम मार्क्स क्यों? उसने कहा कि भैया जब आप समझाते हो तो लगता है कि हाँ आ गया है, लेकिन उसके बाद जब घर पे करके देखती हूँ या दोबारा से 1-2 हफ्ते बाद दोबारा से उसका करने की कोशिश करती हूँ तो वो सब गायब हो जाता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं इसी बात को तुमसे क्लास में या कितनी बार मैंने आप लोगों से बोला है, आप सभी से, कि एक बार एकेडमिक की बुक कर लो। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा आप एक काम करो, आप 12th क्लास की कोई सी भी एक बुक ले आना। 11th-12th में यूपी बोर्ड में बुक चलती है, मुरारी की बुक चलती है, कहीं कहीं पर मुरारी की बुक चलती है, कहीं कहीं पर सेवाराम की बुक चलती है, तो आप उन दोनों में से कोई भी एक बुक ले आना। वो बुक ले आई, मैंने उसे बुक कराई, वो लगभग 20 से 25 दिन में वो हमारी बुक ख़त्म हो गई। और उसके बाद 2 महीने बाद जब मैंने टेस्ट लिया तो उसके लगभग 80% नंबर थे 2 महीने बाद ही। 20 दिन वो वाले प्लस 2 महीने और उसके बाद उसके 80% नंबर आ गए। मतलब वो 50 में से 40 नंबर आराम से लेकर के आई और अभी तो खैर वो 2017 बैच में सिलेक्टेड है ऑडिटर। तो मतलब बात यह है कि जब तक आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, सामने वाला टीचर क्या है, टीचर ने तो एक ट्रिक बना रखी है, वो ट्रिक पढ़ा देगा। बहुत से तो टीचर भी 90% ऐसे हैं कि उन्होंने खुद कभी बेसिक नहीं पढ़ा, उनके टीचर्स ने उन्हें वो ट्रिक पढ़ा दी और वो आप लोगों को ट्रिक पढ़ा रहे हैं।
तो आप लोग जानो ना कि बेसिक वो ट्रिक कहाँ से बनी है। जब आप ये एकेडमिक की बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ट्रिक्स कहाँ से बनी है। जब ये ट्रिक आपको समझ में आएगी और पेपर वाला अगर क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज करने की कोशिश करेगा तो आप उसे वहीं पे पकड़ लोगे और आप उसे ईजिली कर पाओगे। आप अपनी ट्रिक्स को ड्राइव करके उन्हें भी मॉडिफाई कर पाओगे, अपने टीचर्स की ट्रिक को मॉडिफाई कर पाओगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप लोग भी उस बेसिक को सीखो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास जो किताब है, ये मेरे पास किताब है 11th-12th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ाई जाती है, सेवाराम गर्ग जी की बुक। देखो बच्चे मांगते रहते हैं कि सर या भैया जो भी बोलते हैं कि आप जो है क्वेश्चनों को इस तरीके से कर दो कि जैसे टाइप के हिसाब से क्वेश्चन बना दो कि इस टाइप के क्वेश्चन 2-3, इस टाइप के क्वेश्चन 2-3, इस टाइप के क्वेश्चन 2-3। आप किसी भी किताब में देख लीजिए कंपटीशन की में, किसी ने भी अगर किसी टीचर ने दिए हुए भी हैं टाइप के हिसाब से तो वो भी प्रीवियस ईयर है, किसी ने भी अपने पास से क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन इसमें क्वेश्चन अपने पास से दिए हुए हैं क्योंकि वो एकेडमिक में आते रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक टाइप का क्वेश्चन, उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन, फिर एक टाइप के क्वेश्चन, फिर उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन, उन्होंने वो पढ़ाया है। पढ़ाने का तरीका वही होता है, ये नहीं होता कि हम प्रीवियस ईयर दे दें, ठीक है ना। तो इसलिए ये सेवाराम गर्ग जी की किताब है। और मैं कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे कम से कम एक बार ये वाली किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। जब आप इस किताब को पढ़ोगे और आप देखोगे कि जो आपके टीचर आपके लिए P&L के लिए शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं, जो आपको परसेंटेज में शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से हैं? वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ से आई हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कई बार शेयर के, स्टॉक के और कमीशन के, लेकिन कमीशन वाला चैप्टर और स्टॉक वाला चैप्टर तो किसी भी कंपटीशन की बुक में नहीं है। और अगर किसी में बाई चांस दिया हुआ भी है, जैसे RS अग्रवाल जी की किताब में दिया हुआ है, तो उसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? वो गिने चुने 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनसे थोड़ी ना चैप्टर आएगा, उनसे थोड़ी ना आपको बेसिक समझ में आएगा। अगर आपको एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम समझना है तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। वो चैप्टर यहाँ मिलेगा आपको, कमीशन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। उनके बेसिक क्वेश्चन, उनके ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं, उनके ऊपर फुल फ्लैश चैप्टर जो मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया, हम चैप्टर शुरू करते हैं। देखो परसेंटेज प्रतिशत का बेसिक मीनिंग क्या होता है? प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 पर। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 10%, 10% क्या मतलब? 100 के लिए प्रत्येक 100 पर कितने 10, है ना, प्रत्येक 100 पर 10, ठीक है। जैसे बचपन में या अभी भी हम सुनते हैं कि 5% सैकड़ा का ब्याज है, 5 रुपये सैकड़ा का ब्याज है। मतलब क्या? 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज है ना, 5% का ब्याज है, वो भी सैकड़ा मतलब 100 पर ही हो गया ना। तो वो हमारा वहाँ से बेसिक मीनिंग बनता है कि 5% का मतलब क्या है? 5 रुपये सैकड़ा, ठीक है। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वो कह रहा है, अच्छा हम चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो अगर चैप्टर में आपको स्पीड बनानी है तो आपको कुछ परसेंटेज टेबल याद करनी पड़ेगी। कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो हम क्या है, हम उन्हें याद कर लेते हैं, ठीक है, हम उन्हें याद कर लेते हैं। जैसे कि कैसे याद करते हैं? मैं आपसे कहता हूँ 1/1 आप लोग याद कर लेना, आपको पता ही है 100% होती है। 1/2 आपको पता है कितनी होती है? 50% होती है। 1/3 आपको पता है 33.33% होता है। 1/4 क्या होता है? 25% होता है। 1/5 क्या होता है? 20% होता है। 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16, सही, 2/3%। 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14, सही, 2/3 होता है। 1/8 क्या होता है? 1/8 होता है 12.5। और 1/9 क्या होता है? 11, सही, 1/9 होता है। 1/10 क्या होता है? 10% होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद कर लेना। और उसके बाद 1/12 क्या होता है? 1/12 क्या होता है? 8, सही, 1/3% होता है। 1/13 क्या होता है? 1/13 को छोड़ दो, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। 1/13 की जगह पे 3/13 होता है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद 1/14 क्या होता है? 7, सही, 1/7 होता है। 1/15 क्या होता है?
छः से ही 2/3% होता है। और 1/16 क्या होता है? 6 से ही 1/4% होता है। ठीक है, आपको ये टेबल अच्छे से बनानी है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया, आप लोगों को ये टेबल अच्छे से बनानी है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ और क्या है? अब देखो मैंने जो आपको बताई है वो 1/1/1 बताई है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़नी है, आप लोगों को ऐसे पढ़नी है। 1/4 क्या है? 25%। 2/4 क्या होगा? 50%। 3/4 क्या होगा? 75%। 4/4 क्या होगा? 100%। इस तरह से, जैसे मैं कहूँ 1/6 क्या होगा? 16 से ही 2/3%। 2/6 क्या होगा? 33.33%। 3/6 क्या होगा? 50%। 4/6 क्या होगा? 66.66%। 5/6 क्या होगा? 83.33%। 6/6 क्या होगा? 100%। ठीक है, जब आप इस तरीके से याद करोगे, जैसे अब मैं कहता हूँ बाई चांस आप लोगों ने इस तरह से याद कर ली और पेपर में आपको दिया हुआ है 31/6 करना है, तो आपको पता है 31 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा ही आएगा, है ना। और 1/6 क्या होता है? 0.16666। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो बहुत ईजिली डिवाइड कर पाओगे। जैसे मैं आपसे कहूँ 17/6 क्या होगा, तो आप कहोगे 6 दूनी 12, 200 तो हो ही गया। 5/6 मुझे और करना, 5/6 की वैल्यू 0.83383 होगी 83333 होगी, है ना। तो 2.833333 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फ़ायदा है कि अगर हम परसेंटेज टेबल को इस तरीके से याद कर लें। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, हम देखते हैं किसको, इसके बाद हम देखेंगे 7 पे देख लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं 1/7। देखो जब 1/7 होता है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.2857। ठीक है, हम इतना पढ़ते हैं केवल, ये होती है। अब जब हमसे कहे 2/7, तो 2/7 में कुछ नहीं करना, 14 दूनी 28 हो गए ना, तो 28.57। जैसे मैं कहूँ 3/7, तो 14 42 होगा ना, 42.85। जैसे मैं कहूँ 4/7, तो 14 चौका 56 होता है ना, तो 57 के अप्रोक्स 57 और घूम करके वापस आ जाएगा 14। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 5/7, 5/7 करोगे तो यहाँ से 7 लो और यहाँ से 1 लो, 71.42। जैसे मैं कहूँ 6/7, तो आप कहोगे 14 84, तो 85.71। ठीक है, इस तरह से घूम घूम करके ये इसी से सारी की सारी वैल्यू बन जाएंगी। ठीक है, जैसे अब अगला देखते हैं, मैं कहता हूँ आपसे 1/8 या मुझे याद करना है, तो 1/8 तो 12.5 होता ही है। 2/8 आपको पता है 1/4 हो जाने वाला है। ठीक है, 1/4 25% होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं 3/8 की, 3/8 होता है 37.5। भाई 12 का 3 गुना करोगे 36, और आधे का 3 गुना करोगे 1.5 रुपया, तो 37.5 हो गए। उसके बाद 4/8 करोगे, 4/8 50% ही हो जाने वाला है। उसके बाद आप लोग 5/8 करोगे, तो 4/8 जब 50% था, 1/8 मतलब 12.5 और जोड़ने 62.5 हो गया। तो इस तरह से करके आपको ये टेबल बनानी है, और ध्यान रखना ये टेबल 16/16 तक आपको बनानी है। 16/16 तक जब आप इसे याद कर लोगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग परसेंट जो कैलकुलेशन है, जो कहते हैं ना कि कई बार कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, वो कैलकुलेशन आप लोग यहाँ से ईजिली कर पाओगे। ठीक है, और एक याद कर, मैंने बताया अभी आपको बताया 3/13, तो इसकी वैल्यू होती है 23 से ही 1/13। इसे और याद कर लेना, ये बहुत ही काम में आती है। ठीक है ना, कई बार वो उल्टा कर लेता है, कई बार जो है 13 23, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि 13 गुणा 23 करोगे तो 299 आता है। ठीक है ना, इसलिए चलो अब पहले क्वेश्चन से देखते हैं। वो कहता है निम्नलिखित संख्या को, हम कोशिश करेंगे कि तरीके इनके भी देखेंगे और साथ में अपने तरीकों से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हम करते हैं ओरल तरीकों से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन, हम ओरल तरीकों से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना है। देखो प्रतिशत को संख्याओं भिन्न में बदलने का सबसे आसान तरीका होता है परसेंटेज हटाओ बटे में 100 लगाओ। बताया था ना, परसेंटेज क्या होता है? प्रति 100 के लिए। तो अगर मैं 25/100 कर दूँ, 1/4 हो जाएगा। 45/100 कर दूंगा, 9/20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड ही करना है ना। 12% परसेंटेज हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, 3/25 हो जाएगा। 64/100 कर लोगे, 4 से डिवाइड कर लेना, 16/25 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन।
अब ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली जो आप कंपटीशन की बुक पढ़ने वाले हो। उसके बाद देखते हैं, निम्न भिन्नों को प्रतिशत के रूप में बदलो। पहला है 1/4, अभी बताया ना 1/4 परसेंटेज टेबल में 25% होता है। 2/5 बताया था ना परसेंटेज टेबल में कितना होता है 40%। 3/25 भी बताया था 12%। 4/9 देखो 1/9 परसेंटेज टेबल में 11.111111 होता है। अब ये 4/9 है तो 44.44444 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहा 0.44 को परसेंटेज में चेंज करना है। पॉइंट हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, ठीक है, लगा दो तो कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। अगला क्या है 0.125 कह रहे हो, परसेंट पॉइंट हटाओ बटे में 100 लगाओ, 12.5% हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलना है भैया। ठीक है, 32% है, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, बटे में 100 लगाया 0.32 हो जाएगा। फिर 40 का परसेंटेज हटाओगे तो 0.4% हो जाएगा। 72.5 में परसेंटेज हटाओगे तो 0.725% हो जाएगा। उसके बाद 8.5 में परसेंटेज हटाओगे, पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.0850 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बताओ कि 250 रुपये का 20% कितना होता है। देखो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल तरीका होता है, 250 का अगर मुझसे परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए तो मैं करूँगा 250 का मतलब गुणा 20%, परसेंटेज हटाएंगे हम 100 लगाएंगे। ये तरीका होता है किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने का। ठीक है, आसान तरीका करेंगे। 20% हमने परसेंटेज टेबल में अभी याद किया था क्या होता है 1/5, तो 250 का 1/5 करेंगे 50% हो गया। ठीक है, 40 का 15% पूछ रहा है तो 40 का 15% निकालने के लिए 40 की गुणाई करनी है, 6 रुपये हो गया। 500 का 38% निकालना। देखो अब यहाँ पे चाहे तो वैसे तो खैर गुणा आसान है, 5 से गुणा करना किसी की भी आसान होता है क्योंकि उसकी गुणा उसका केवल आधा करना होता है। तो 500 का 38% हो गया 190। ठीक है, ना समझ में आए तो एक काम करना 380 का 50% कर लेना, बात सेम ही रहेगी, आधा करना है। उसके बाद 705 का 30% कर रहे हैं तो 7 या 21, 3 पंजे 15, 211.5%। ठीक है, अगला 270 का 80% पूछ रहा है तो 27 अट्ठे करने हैं 216 होते हैं। ठीक है, आंसर आ गया। जो नॉर्मल टेबल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे देखो 1 से लेकर के 20 तक के टेबल तो सबको याद होने ही चाहिए। फिर उसके साथ आपको 24 का, 26 का, 27 का और 32 का, ये आपको कुछ टेबल याद होने चाहिए जो यूज़ होते हैं। 37 का। ठीक है, अगला देखते हैं, एक स्कूल में 700 विद्यार्थी हैं जिनमें 65% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, दोनों की अलग अलग संख्या पूछ रहा है। तो 700 का 65% करोगे कितना आएगा, देखो 6 सत्ते 42 और 7 पंजे 35, तो 455, तो क्या हो गए लड़के हो गए। अब अगर आपसे मैं कहूँ 700 में से 455 लड़के हैं तो घटा दो 245 लड़कियाँ हो जाएंगी। वह कौन सी संख्या है जिसका 23% 276 है, मतलब 23% 276 है, तो 1% कितना होगा, आप लोग डिवाइड कर लोगे 12 हो जाएगा, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, आसान है, केवल 23 से डिवाइड करना है। हमने कहा 23% 276, 1% 12, 100% 1200। ठीक है ना, वह संख्या क्या है जिसका, क्या जी जिसका 15% 27 रुपये है, 15% 27 रुपये है, 10% 18 रुपये हो गया, 100% 180 रुपये हो गया। ठीक है ना, मैं अगर मुझे 15 दिख जाता है, 15 दिख जाता है, 150 दिख जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ करीबी 10 में, 100 में, 1500 दे रखा है तो 1000 में चेंज करने की, क्योंकि मुझे क्या पता है कि 10 का 1.5 गुना होता है 15, तो मुझे पता चल गया 27 देखते ही कि 27 किसका 1.5 गुना, मुझे केवल ये देखना 27 1.5 गुना था 18 का। ठीक है ना, तो ये 1.5 गुना ढैया भी करना जरूरी है। अगला देखते हैं, 12% 4.8 है, 1% कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। 3 रुपये 75 पैसे 75 रुपये का कितने परसेंट है, मतलब 3.75 को 75 से डिवाइड करना है। ठीक है, एक काम करते हैं पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, 375 बटे कितना हो गया 375 बटे नीचे हो गया 7500। ठीक है, डिवाइड करोगे 1/20 हो जाएगा,
1/20 ऊपर परसेंटेज करने के लिए 100 से करोगे तो 5% आंसर आ जाएगा। व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, तो इसका मतलब 20% बचाता होगा। वो तो 120 रुपये कह रहा है। 20 के बराबर 120, 1 के बराबर 6, 100 के बराबर 600। वो कह रहा है उसकी आय बता दो भैया, 600 हो गई। वो कह रहा है व्यय बता दो कितना होगा। 1 के बराबर कितना आया था, 1 के बराबर 6 रुपये आया था, तो 80 के बराबर कितना हो गया, कर लो 480। ठीक है, चाहे घटा देना, 600 में से 120 रुपये घटा दोगे तो 480। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 80% घर की वस्तुओं पर व्यय करता है। चलो भैया 100 में से 80 रुपये वहाँ दे दिए, 10 रुपये का दान कर दिया, उसके पास 10 रुपये बच रहे हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है 34 रुपये 40 पैसे। 10 के बराबर 34 रुपये 40 पैसे, 100 के बराबर 344। ठीक है, किसी परीक्षा में अशोक ने 53% और गणेश ने 66% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों के प्राप्त किए गए अंकों में 65 का अंतर हो, आपके हिसाब से कितने का अंतर है? हमारे हिसाब से अंतर है 13 का। 13 के बराबर 65, 1 के बराबर 5, 100 के बराबर 500। ठीक है, अगला देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर छपी कीमत पर 25% के डिस्काउंट देता है। 100 रुपये छाप रखे हैं, 25%, या एक काम करते हैं, 25% होता है परसेंटेज टेबल में 1/4, मतलब 4 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये की डिस्काउंट देता है, 3 रुपये में बेचता है। वह वस्तु जिस पर 4 रुपये 80 पैसे छपा है, तो बताओ ग्राहक को कितने की मिलेगी? 4 के बराबर 4 रुपये 80 पैसे, 3 के बराबर पूछ रहा है 3 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अगला देखते हैं। एक मनुष्य ने अपनी संपत्ति का 20% बड़े लड़के को दे दिया। चलो जी, 100 में से 20 रुपये चले गए। 35% छोटे बेटे को दे दिया, 55 रुपये चले गए। 22% लड़की को दे दिया, तो 55 और 22 77 चले गए, शेष बचे 23 रुपये। वो कह रहा है 1150 रुपये स्त्री को दिए। 23 के बराबर 1150, 1 के बराबर 50, 100 के बराबर 5000। किसी विद्यालय में 280 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 200 उनमें से लड़के थे, शेष लड़कियां हैं, मतलब 80 लड़कियां हैं। पास होने वाले लड़कों की संख्या 124 है, बहुत अच्छी बात है। जबकि पास होने वाली लड़कियों की संख्या का, अपनी संख्या का 55% है। लड़की थी 80, 80 का 55%, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, मतलब 44 लड़कियां पास हो गई। तो देखो 124 थे लड़के, 44 हैं लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 168। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पूरे विद्यालय का परिणाम प्रतिशत क्या है? 168 280 का कितने परसेंट है? तो 28 सिक्का होता है ना, 168, 28 सिक्का 168, आ गया आंसर 60%। नगर में 78% हिंदू, 10% मुसलमान, 5% ईसाई और 875 सिख हैं। चलो सबको जोड़ लेते हैं। 78 और 10 88 और 5 93, शेष बच रहे हैं 7%। 7 के बराबर 875, 1 के बराबर कितना हो गया? 125, 100 के बराबर क्या हो गया? 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अगला देखते हैं। परीक्षा में अनिल ने हिंदी में 100 में से 42, अंग्रेजी में 100 में से 48 और गणित, एक काम करते हैं जोड़ते चलते हैं। देखो हिंदी में 42 और 48 90, 90 और फिर गणित में 77 167, फिर उसके बाद 65 मिले हैं उन्हें विज्ञान में, मतलब 232, और 49 मिले हैं उन्हें चित्रकला में, मतलब 281। तो टोटल जो उन्हें नंबर मिले हैं वो तो 281 उनके नंबर आए हैं, और कुल पेपर हैं उनके 1 2 3 4 5 5। तो हमें 281 को 5 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। कर दो 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? जब 5 से गुणा करनी हो तो आधा करते हैं, जब 5 से डिवाइड करनी हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 281 मतलब 281 का डबल करोगे तो कितना जाएगा? 56.2%। ठीक है, ये कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 6% से बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या 15,000 है, तो बताओ 2 वर्ष बाद क्या जनसंख्या होगी? देखो जनसंख्या जब भी बढ़ती है तो वो CI की रेट से बढ़ती है, कंपाउंड रेट से बढ़ती है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं। CI का फॉर्मूला क्या होता है? CI का फॉर्मूला होता है, CI का बेसिक फॉर्मूला है A बराबर P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। A बराबर क्या होती है? जो नई वाली जनसंख्या आएगी, बढ़ने के बाद या घटने के बाद। जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। P मतलब क्या है? वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है, और R मतलब क्या है? रेट जो बढ़ी होगी या फिर घटी होगी। N मतलब टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या कहा है? यहाँ पर उसने हमसे कहा है कि 15,000 की जनसंख्या है
और 6% की रेट से बढ़ रही है। देखो अब अगर मैं इसे सोल्व करने के लिए जाऊँगा तो सोल्व करने के लिए तो मुझे ये करना है 15,000 ब्रैकेट में मैं करूँगा 1 + 6/100 मतलब 53/50 उसका स्क्वायर करना है, वो मुझे सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उससे आसान मैं दूसरे तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। 15,000 पे 6% से अगर मैं लगाऊँ तो 900 रुपये का, 900 की जनसंख्या पहले साल बड़ी होगी, 900 की जनसंख्या दूसरे साल बड़ी होगी, है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो जनसंख्या बढ़ती है वो बढ़ती है कंपाउंडेड रेट पर, तो 900 पर 6% से 54 और बड़ी होगी, तो कुल मिलाकर के 1854 बड़ी होगी जनसंख्या। ठीक है, 15,000 पहले से ही है, 1854 और बढ़ गई तो 16,854 हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमें केवल ये देखना है कि शॉर्ट कौन सा लगेगा। अब यहाँ पर अगर मैं CI का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सोल्व करने लग जाता तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। अब 53 का स्क्वायर मुझे तो याद है 2809, लेकिन कुछ को सोल्व करना पड़ता और फिर उसके बाद मुझे 2500 से डिवाइड भी करना पड़ता, है ना। तो उससे आसान ये हो जाता है। एक कॉलेज में वर्तमान छात्रों की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 2500 है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो बताओ 2 वर्ष बाद कितने होंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप करना चाहो, यहाँ पर फॉर्मूला आसान है। कैसे आप करोगे, ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर 2, 10/100 1/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, 11/10, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 100 से आप 2500 को डिवाइड करोगे 25 हो गया, मतलब 25 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 to 1 में। ठीक है सॉरी और 25 की मल्टीप्लाई करनी है 1 to 1 में। तो और यहाँ पर भी आप एक और शॉर्ट कर सकते हो, उसने हमसे केवल वृद्धि पूछी है, तो वृद्धि 100 में 121 मतलब 21 की वृद्धि हुई, तो आपको 25 की 21 में मल्टीप्लाई करनी है, 525 आंसर आ जाएगा। करने के लिए अगर आप वो टोटल जनसंख्या पूछे तो 121 की मल्टीप्लाई कर दोगे 25 में तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3025 करके आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे केवल वृद्धि पूछी है तो हम केवल 21 की मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका ये भी कर सकते थे, यहाँ पर हम एक तरीका और सीख लेते हैं। देखो जब बेस सेम हो और एक वृद्धि हो रही हो, एक कमी हो रही हो, मतलब दो भी कोई दो रेट एक ही चीज़ पर अप्लाई हो रही हो, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जैसे उसने हमसे कहा 2500, हमें जो सोल्व करना है 10% की वृद्धि मतलब 110/100 और फिर 110/100, यही तो हमें सोल्व करना है। तो मतलब ये लगी इस पर और फिर ये वाली रेट लगी इन पर, तो कुल मिला करके जो ये एक साइकिल चल रहा है ना। तो हम यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, अगर मैं उससे पूछा 10% की रेट है और 2 बार बढ़ रही है, भाई मैंने कहा 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ी, तो 10 मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकता था, +-A +-B +-AB/100। ध्यान रखना लेकिन ये मल्टीप्लाई में ही यूज़ होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 10 और 10 20 और 10 × 10/100 मतलब 1%, तो कुल मिलाकर के 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो मुझे 2500 का 21% निकालना था, मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, एक तरीका ये भी है। अगला क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक वेतन वृद्धि 5% है, 3 वर्ष बाद उसका वेतन क्या होगा यदि वर्तमान वेतन 320 रुपये है। देखो 5%, अब यहाँ पर हमें CI यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 5% 1 + 5/100 करेंगे, 5/100 1/20 21/20 हो गया। 21/20 को जब आप 3 साल पर देखोगे तो आप क्या करोगे, क्यूब करोगे, और क्यूब करोगे तो 9261/8000। ठीक है, और गुणा 320 करना है। ठीक है, ये मुझे सोल्व करना है। चलो 0 से, या फिर एक काम करते हैं, अगर ये 8000 की जगह पे ये 320 है ना, वही 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, यहाँ पे ये 0 चलो मैं हटा देता हूँ, 8 चौक 32 100। ठीक है, अब मुझे केवल 4 की मल्टीप्लाई करनी है, आंसर मेरा आ जाएगा। कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 4, 4 दूनी 8, 0, 4 9 36 और एक हासिल का 37, 370.44, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, राम की आय। देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, बताओ कि राम की आय शाम की आय से कितने % अधिक है। पहले तरीका देखते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। जैसे राम की आय शाम की आय से, बेसिक कौन है, मतलब बेस कौन बन रहा है, बेस बन रहा है शाम की आय। यदि शाम की आय 100 रुपये है तो राम की आय उससे 25% अधिक मतलब 125 है। तो कह रहा है शाम की आय मतलब कि 100 रुपये, राम की आय मतलब कि 125 से कितनी कम है, 25 कम है, लेकिन किस से,
राम से, राम की आय कितनी थी 125, 125 का कितने परसेंट है 25/125, 1/5 20% आंसर। ठीक है, तरीका तो ये है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो अगर वो अधिक करने के लिए गए तो आपको कुछ नहीं करना, 25/125 करना है, और अगर वो कमी करने के लिए गए तो 25/75 करना है। मतलब नीचे अगर वृद्धि करने के लिए कहा है तो नीचे आपको जोड़ करके रखना है, अगर कमी करने के लिए बोल रहा है तो नीचे आपको घटा करके रखना है। ठीक है, ये बेसिक सा तरीका है। यहाँ पे वृद्धि करने के लिए कहा तो मैंने 25/125 किया, 1/5 20% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कै की वह ख के वह से 20% अधिक है। अधिक बोल रहा है ना, तो 20/120, 1/6, 1/6 परसेंटेज टेबल में आपको पता है 16 से ही 2/3 होता है। अगला कह रहा है कै की आय, कै के अंक ख के अंक से 25% अधिक है, नहीं 25% कम है, 25% कम कह रहा है ना, मतलब 25/75 करना है, 1/3 करना है, 33.33 आंसर आ गया। अगला देखते हैं। कपड़े का मूल्य 20% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति को उसके प्रयोग में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े। देखो इसके भी 2 तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, 20% बढ़ा रहा है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, पहले हम बेसिक तरीका सीखेंगे कि, या पहले इसका देख लेते हैं। देखो ये क्या बढ़ाते हैं, जितना कपड़ा वह 100 रुपये में खरीदता है अब उतना 120 रुपये में आएगा, 20% बढ़ गया ना। खर्च ना बढ़ने पर उसे खर्च तो 100 रुपये ही करने होंगे, तो 100 रुपये में पहले का कितना आएगा, 5/6 भाग आएगा। वही 100 रुपये खर्च करने 120 रुपये मीटर आ रहा है तो 100/120 करोगे ना, तो 100/120 पहले 1 मीटर आता था, अब 5/6 आ रहा है, लेस कर लो कि 1/6, वहाँ से ये लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या करते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मैं 60 रुपये खर्च करता था। ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से 60 रुपये खर्च करता था तो 6 मीटर कपड़ा आता था। अब क्या है, 20% बढ़ गया, मतलब 10 की जगह पे अब 12 का आने लगा। 60 रुपये में कितने मीटर आएगा, 5 मीटर आएगा। वही पहले 6 मीटर आता था, अब 5 मीटर आ रहा है, 1 मीटर कम हो गया, 6 पे 1/6 परसेंटेज टेबल में 16.666। अब बात आती है कि मैंने 1/6 मैंने 60 ही क्यों माना, क्योंकि मुझे पता था जब मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 12 आएगा, तो मुझे 12 से कटने वाली संख्या देखनी है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, वही मैं मानता हूँ, मैं खर्च करता हूँ 100 रुपये। 100 रुपये जो कीमत है वो 20% बढ़ गई तो मेरा खर्चा कितना हो गया, अब 120 रुपये होने लगा। लेकिन मुझे खर्चा करना कितना है, खर्चा तो मुझे केवल 100 रुपये ही करना है। हो कितना रहा है, 120 हो रहा है, मतलब मुझे 20 रुपये कम करने हैं 120 रुपये पर, है ना। तो 20 रुपये खर्च करने हैं मुझे 120 रुपये पर, 20/120, 1/6 परसेंटेज टेबल में 16 से ही 2/3 आंसर आ गया। तीसरा शॉर्ट तरीका देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जब ये बढ़ रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो नीचे जोड़ करके रखना है, घटाने के लिए कह रहा है तो नीचे घटा करके रखना है, 20/120 करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चीनी का भाव पहले 10% बढ़ गया, 10% बढ़ रहा है ना, तो 10/110 करना है, 1/11 9.1111 आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रखना ये तरीका तब ही लगेगा जब हम वो ये कहे कि खर्चे पे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर खर्चे पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर ये वाला तरीका नहीं लगेगा कि बढ़ा रहा है तो बटे जोड़ करके रख लिया, घटा रहा है तो घटा करके रख लिया, फिर हमें थोड़ा सा सोल्यूशन थोड़ा सा आगे और सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। नए वर्ष में चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति, तो 20% की कमी कर रहा है ना, 20/80, 1/4 परसेंटेज टेबल में 1/4 25% आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें साथ के साथ वो भी देख लेते हैं। अगर वो ये कह देता कि खर्चा हमें केवल 10% से बढ़ाना है, वही हमने कहा कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, अब क्या हो गया 20% की कमी हो गई, हमारे खर्च होने लगे केवल 80 रुपये, लेकिन हमें खर्चा कितना करना है 110 रुपये। वो कह रहा है कि 10% से खर्चा बढ़ा दो, तो हम खर्च कर रहे हैं 80 रुपये, हमें करने हैं 110 रुपये, मतलब 30 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं 80 रुपये पे, 3/8 परसेंटेज टेबल में 37.5 हमारा आंसर। ठीक है, ये तरीका होता है। हमें केवल उस 100 में वो परसेंटेज और बढ़ानी है। नारंगी के भाव में 25% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 10 रुपये में 15 नारंगी और खरीद सकता है। देखो आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं, है ना। देखते हैं, देखो आप 10 रुपये लेकर के जाते हो बाजार में, आपको पता चला नारंगी हो गई 25% सस्ती है, तो आप 2.5 रुपये बचा लाते। आपने क्या कहा, नहीं जी मैं 2.5 रुपये क्यों बचाऊँ, मैं तो 15 नारंगी और खरीदूँगा। आपने क्या करा, 2.5 रुपये में 15 नारंगी और खरीद ली। ठीक है, तो 2.5 रुपये में आ रही है 15 नारंगी, 10 रुपये में कितनी आएंगी, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 60 नारंगी। तो ये हो गया नया वाला भाव। ध्यान रखना ये कमी होने के बाद वाला भाव है। ठीक है, कि 2.5 रुपये में आ रही थी 15 नारंगी, 10 रुपये में आ गई आपकी 60 नारंगी। देख लेते हैं क्या बोल रहा है।
यही कह रहा है ना। पुराने भाव 10 रुपये में 45 नारंगी, नए भाव में 60 नारंगी। पुराना वाला पूछे तो भैया कम कर देना, वो किसके बराबर है, ये तो 25% की कमी होने के बाद है ना। वही जो 60 नारंगी आ रही हैं वो 60 नारंगी कब, या फिर एक काम करो उससे भी आसान देख लो। उससे भी आसान ये है कि पहले तो अब 15 नारंगी एक्स्ट्रा तो अब मिल गया ना, पहले तो नहीं मिलती होंगी, पहले 45 मिलती होंगी। और काम खत्म करो, जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझना चाहिए। अगला देखते हैं, अंडे के भाव में 20% की कमी होने पर 14 रुपये 50 पैसे में 3 अंडे और खरीद सकते हैं। भाई तुम लेकर के गए 14.5 रुपये बाजार में, 20% की हो गई कमी, तो तुम्हारे 2 रुपये 90 पैसे बच करके घर आ जाने चाहिए थे। तुमने क्या कहा, नहीं जी हम नहीं बचा रहे, हम तो 3 अंडे और खरीद लेंगे। 2 रुपये 90 पैसे क्या है, 3 अंडे। उसने रेट पूछा है दर्जन वाला, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, 2 रुपये 90 पैसे में 4 की मल्टीप्लाई, 11 रुपये 60 पैसे में तुम्हारे 1 दर्जन अंडे आ जाएंगे। अगला देख लेते हैं, घी का भाव 10% घट जाने पर एक व्यक्ति 45 रुपये में 100 ग्राम घी और अधिक खरीद सकता है। देखो किताब बहुत पुरानी है, तो कभी समझो कि 45 मतलब 45 का 10% 4.5 रुपये में 100 ग्राम घी आ रहा था। 100 ग्राम घी आ रहा था 4.5 रुपये में, तो 100 ग्राम आया 4.5 रुपये में। 1 किलो बता दो कितने का आ जाएगा, 45 रुपये का 1 किलो आ गया। उसने हमसे पूछा पुराना भाव, पुराना वाला भाव, मतलब जो 45 रुपये है वो 10% की कमी के बाद है, वो 90% के बराबर है। 100% कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी इतना सस्ता सुन करके। देख लेते हैं क्या कि आप लोग 45 रुपये लेकर के गए जेब में, दुकानदार ने कहा भैया घी हो रहा है 10% सस्ता, तो आपके 45 के 10% 4.5 रुपये बचा करके आपको दे दिए। उसने कहा नहीं, तुमने कहा नहीं कि मैं तो 100 ग्राम घी और ले लूँगा। ठीक है, तो 4.5 रुपये में 100 ग्राम घी आ गया, 1 किलो घी आ जाता 45 रुपये में। अब उसने कहा ये तो नया वाला रेट आया 45 रुपये किलो, पुराना वाला बताओ क्या है। तो आपने कहा भैया 90% है 45 के बराबर, 100% कितना होगा, 50 के बराबर। चलो अगला देखते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन आने हैं ये एसएससी के, जो बहुत आते हैं, एक आध क्वेश्चन फंसता ही फंसता है हर सेट में। ठीक है, और देखते हैं, किसी परीक्षा में 51% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 45% गणित में फेल हुए, 22% दोनों में फेल हुए, दोनों में उत्तीर्ण। बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हो। यदि कुल 169 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हो, कुल परीक्षार्थियों की संख्या भी बताओ। देखो इन्हें करने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका जो सबसे बेसिक तरीका है वो तरीका यही है जो इन्होंने दिया हुआ है, उससे बना करके फिर बाकी तरीके बनाए हुए हैं। क्या बनाए गए हैं, जैसे एक तरीका हम देखते हैं कि भाई टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं, टोटल बच्चे जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं वो हुए हैं 51, लेकिन उन 51 में 22% वो भी तो हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो केवल जो अंग्रेजी वाले हैं, आपने कहा केवल अंग्रेजी वाले 29 हैं। ऐसे ही मैंने कहा दोनों मैथ में कितने हैं, मैथ में टोटल 45 हैं, उसमें से 22 कौन से हैं, जो दोनों में हुए हैं। इसका मतलब केवल मैथ वाले कितने हैं, आपने कहा 23 हैं जी। चलो बहुत अच्छी बात है, 23 हैं। मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ, दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरा हो गया 52 हुई जो केवल अंग्रेजी केवल मैथ वाले थे। अभी इसमें 22 वो भी तो हैं, अभी हमें 22 वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे जो दोनों में फेल हुए थे। तो अगर मैं 22 और ऐड कर दूँ मतलब 74% बच्चे टोटल फेल हुए थे, 74% हुए फेल, तो इसका मतलब पास कितने परसेंट हुए थे, 26%। 26% बराबर 169, एक के बराबर कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, 100 के बराबर वो हमसे पूछ रहा है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कटिंग करनी आसान थी, 13 दूनी 26, 13 से डिवाइड करेंगे 13 बार, 13 को 200 आधा करना है तो 6.5 हो जाएगा, 100 के बराबर 650। ठीक है, ये हमारे हो गए कुल विद्यार्थी, 650 हमारा आंसर आ गया। अगला, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। एक तरीका होता है इसका ग्राफ वाला, बनता वो भी यहीं से है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, 22% तो हो गए बीच में, टोटल हमें कितने करने हैं, टोटल ये हो गया हमारा मैथ का और ये हो गया हमारा इंग्लिश का। उसने कहा है मैथ में जो आपके बच्चे फेल हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं 45%, तो 45 में से 22 तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो 23% मैथ में यहाँ पर रह गए होंगे। ऐसी टोटल जो है 51% हुए हैं अंग्रेजी में, 22 यहाँ पे हो गए तो 29 यहाँ पर आ गए। अब मैं वही करूँगा, टोटल जोड़ लूँगा, 77%, 76%, 24% इसका मतलब पास हुए हैं। क्वेश्चन वाला 169 कह रहा है, वहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। एक और तरीका क्या होता है, एक और तरीका होता है कि एक होता है फॉर्मूला, क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस
ए इंटरसेक्शन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन नहीं, मैं दोबारा से लिखता हूँ, दोबारा से लिख लेते हैं, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है टोटल, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि ए का मतलब अंग्रेजी में पास हुए, किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हुए, बी का मतलब दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए, और एक यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में पास हुए हों, कॉमन। ठीक है, पास हुए भी हो सकते हैं, फेल हुए भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने क्या कहा, टोटल पहले किसके दिए हैं उसने हमें, अंग्रेजी के 51 प्लस फिर मैथ के 45 माइनस दोनों में जो फेल हुए हैं 22। अगर मैं इसे घटा दूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 76। ठीक है, 76 नहीं सॉरी 74। तो 74% क्या है, 74% हुए हैं टोटल फेल। ठीक है, तो पास कितने हुए होंगे, 26%। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, 169। तो ये कुछ तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीकों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। 85%, ये थोड़ा सा हाँ, किसी परीक्षा में 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% मैथ में हुए, दोनों 13 में है। तो देखो मुझे क्या करना है, दोनों के उत्तीर्ण दिए हुए हैं, जो एक्चुअल फिगर दी हुई हो मैं सबको उसमें चेंज करता हूँ। एक्चुअल फिगर दी हुई है 195 उत्तीर्ण, तो मैं सबको उत्तीर्ण में चेंज करूँगा। 85 और 80 कितने हो गया टोटल और 13% दोनों में अनुत्तीर्ण थे, तो 87% हो गया जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, नहीं सॉरी 87% वो होगा जो दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे। मैं तीनों को जोड़ लेता हूँ, तीनों नहीं, फॉर्मूला में लगाऊंगा यहाँ पर 85 प्लस 80 माइनस के 87। ठीक है, 87 कहाँ से आया, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया यूनियन का, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 85 प्लस 80 माइनस 87, क्योंकि 87 मैंने इसलिए माइनस किया क्योंकि वो दोनों में कॉमन वाले उत्तीर्ण हैं। ठीक है, उत्तीर्ण है, ध्यान रखना। तो 85-80 को जोड़ना है, 87 घटाना है, आसान है। इसका मतलब अगर मैं 80 और 85 में से 7 कम कर दूं तो 78 जो हो जाएगा वो आ जाएगा टोटल, है ना, आसान ही है। तो 78 हो गए जो टोटल हुए हमारे उत्तीर्ण। और क्वेश्चन वाले ने कितने दिए हैं, 195। 78 के बराबर 195, 100 के बराबर पूछ रहा है, 78 के बराबर दिए हैं हमें 195। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 × 78, 13 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया 195 को, तो 15 को 6 से डिवाइड करना है 2.5, 100 के बराबर 250। ठीक है, अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 70, इसे देखो ग्राफ से करते हैं, एक उससे किया फॉर्मूले से, एक ग्राफ से कर लेते हैं। 70% विज्ञान में, ये है सॉरी यहाँ पे बनाता हूँ, क्या कहता है 20% तो दोनों में है, कॉमन तो 20% दिया है। 70% विज्ञान में और 65% इसमें। अब 70% जब पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे, तो 10 यहाँ पर आ गया। 65% जब पास हुए हैं तो 35% फेल हुए होंगे, तो 15 यहाँ पर हो गया। टोटल कितना हो गया, 20 और 15 35 और 10 45, मतलब 45% हुए हैं फेल, तो 55% रहे होंगे पास। क्वेश्चन वाला कह रहा है 220, 1 के बराबर 4, 100 के बराबर 400। ठीक है ना। अगले वर्ष किसी स्कूल में 9वीं कक्षा में लड़कों में 82.7% ने विज्ञान लिया और 25.3 ने भूगोल लिया। यदि 9वीं कक्षा में 350 बच्चे हैं तो बताओ कितने लड़कों ने दोनों विषय लिए। देखो कुछ नहीं करना, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। अगर मैं 82.7 और 25.3 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 108। ठीक है, 108 टोटल हुआ, तो परसेंटेज तो 100 होता है, बच्चे तो टोटल 100% होंगे ना। ये 8 कहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, 8 मतलब वो हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, 350 का 8% निकालना है, कैलकुलेशन आसान है। 3 8 या 24 और 8 5 40, 4 वहाँ से एक एक्स ऐड कर लेंगे उसमें, तो 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद 24 देख लेते हैं। एक जिला बोर्ड में अपने विद्यालय में एक छात्र की फीस 3 रुपये मासिक से 4.5 रुपये मासिक कर दी गई। तो कह रहा है यदि बोर्ड की आय पहले से 10% घट गई तो छात्रों की संख्या बताओ कितनी। देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चाहे तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है देखो 3 से 4.5 कर दिए, इसका मतलब 50% बढ़ा दिया। तो मैं क्वेश्चन ऐसे करता हूँ कि पहले वो 100 रुपये थी उनकी फ़ीस, अब वो 50% बढ़ा दिया, मतलब 150 रुपये हो गई है। तो इनकम 150 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी आय 10% घट गई, मतलब उनकी इनकम केवल 90 रुपये हो रही है। वही 150 रुपये की फ़ीस होनी चाहिए, और हो कितनी रही है, केवल 90 की।
इसका मतलब 60 रुपये कम हो रही है 150 पे। 60/150, 2/5 मतलब 40%। ठीक है, की जनसंख्या 2000 है, पहले वर्ष 10% से बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% से घटती है। तो बताओ 2 वर्ष बाद के उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, कितने परसेंट घट जाएगी, कितने परसेंट बढ़ जाएगी। देखो हमें कुछ भी नहीं करना होता, मैंने आपको अभी बताया कि जब क्रमागत आप कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, भाई आप क्या करोगे, 210 का पहले 10% बढ़ गई 110%, फिर उसका 90%, फिर उसका 90% निकालोगे क्योंकि 10% घट गई है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, उसका लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, +-a +-b +-ab/100। ठीक है, तो क्योंकि पहले 10 बढ़ी प्लस के 10, फिर 10 घटी माइनस के 10, फिर प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 10 × 10/100। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस के 10 माइनस के 10 तो कट ही जाएंगे, तो -10 × 10/100 मतलब 1% की कमी आएगी। तो इसीलिए कुछ किताबों में या कुछ लोग बताते हैं फॉर्मूला बना लेते हैं, वो फॉर्मूला बनता ही यहीं से है, क्योंकि जब सेम रेट होती है तो वो घट जाता है, मतलब वो कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो फॉर्मूला बना देते हैं वो r²/100% का। तो यहाँ पे भी हमें पता है 1% का 10 का स्क्वायर/100 मतलब 1% का हमारी क्या होगी, कमी होगी। तो आप अगर पूछे परसेंटेज कमी तो 1% की होगी, पूछे जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो 2000 का 1% 20 की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वो कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 40% और फिर शेष का 25% खर्च करने के बाद एक मनुष्य के पास 600 रुपये रह गए। देखो 100 रुपये थे, पहले 40 खर्च किए, बचे कितने 60 का 25% 15, फिर कितने बचे हैं 45 रुपये। क्वेश्चन वाला तो 600 कह रहा है, 45 के बराबर 600, 1 के बराबर 40/3, 100 के बराबर 4000/3, 4000/3 करोगे तो 133 और 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं में पहली संख्या 25% तथा 20% अधिक है। मतलब यदि तीसरी संख्या 100 है तो पहली 125 होगी, दूसरी वाली 120 होगी। यदि दूसरी संख्या मतलब 120 पहली संख्या 125 का कितने परसेंट है, 120 125 का कितने परसेंट है, मतलब 24/25 करना है। 24/25 25 से डिवाइड करोगे, 1/25 तो आपको पता ही है 4% होता है, तो 24/25 96% हो जाएगा। सोहन एक परीक्षा में राम से 15% अधिक अंक पाता है। वो पूछ रहा है कितने परसेंट कम है। मैंने बताया था ना, अधिक करना है तो बटे में जोड़ करके रख दो, 15/115, 3/23। और देखो मैंने आपको कहा था 3/13 और 3/23 याद कर लेना, कितना आता है 13 सही। अगर बटे में 23 दिया हुआ है तो 13 सही है 1/23, बटे में 13 दिया हुआ है तो 23 सही है 1/13, आंसर आ गया। अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 30% अंक अंग्रेजी में, 35% गणित में, एक परीक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में, 35% गणित में फेल हुए, 27% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हो गए। तो बताओ दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना। फॉर्मूला क्या है, 30 और 35, 65 में से 27 घटा लो, 65 में से आपके 27 जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने 38। ठीक है, 38 तो हो गए आपके फेल, तो शेष कितने बच रहे हैं 62 हुए होंगे आपके पास। ठीक है ना, अगला देखते हैं। मोहन अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। भैया 100 रुपये कमाए, 20 रुपये बचा लिया, 80 रुपये कर रहा होगा खर्च। वस्तुओं की महंगाई में वृद्धि के कारण उसका व्यय 20% से बढ़ जाता है। पहले 80 रुपये बचा रहा था, 80 का 20% 16 रुपये का खर्चा बढ़ गया, अब वो 96 रुपये खर्च करने लगा। अब वह केवल 20 रुपये ही बचा पाता है। आप कह रहे हो 96 रुपये, मतलब 100 रुपये कमा रहा था, 96 रुपये खर्च कर रहा है, तो 4 रुपये बचा रहा है। क्वेश्चन वाला 20 रुपये कह रहा है, 4 के बराबर 20, 1 के बराबर 5, 100 के बराबर 500। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि बचत 25 रुपये मासिक हो, भाई 4 के बराबर 25, 1 के बराबर कितना हो गया 6.25, 100 के बराबर 625। आसान है ना। अगला देखते हैं। एक मकान मालिक ने अपने मकान का किराया पहले 12% बढ़ा दिया, परंतु फिर 12% कम कर दिया। तो अभी बताया ना, एक बार जब बढ़ा रहा हो और फिर दूसरी बार, मतलब 2 रेट अप्लाई हो रही हो, मल्टीप्लाई में चल रही हो, तो वही आप करोगे क्या, पहले x होगा, x का 112 करोगे, फिर गुणा 88/100 करोगे, यही करोगे ना। तो जहाँ पर भी मल्टीप्लाई चल रही हो वहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है प्लस माइनस है, प्लस माइनस b वाला। अब क्योंकि 12 बढ़ा रहा है फिर 12 ही घटा रहा है, तो आपको 12 का स्क्वायर बटे 100 1.44%, आपका आंसर हो गया। इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, कोयले का मूल्य 25% बढ़ गया, बढ़ रहा है
तो क्या करना है, 25/125 करना है, 1/5, 1/5 मतलब 20%। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी निर्वाचन में जिनमें केवल 2 ही प्रत्याशी थे, मतदाता सूची के 110 लोगों ने मतदान नहीं किया। अच्छी बात है। अच्छा सॉरी, हाँ 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 100 थे, 100 में से 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब 90% ने मतदान किया। 60 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 90%, मैं 90x मान करके चलूँगा, वरना क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मैं कहूँगा टोटल 90x वोट वैध हैं अभी, मतलब टोटल वोट पड़े थे 90x, 60 उसमें से अवैध हो गए। तो जो वोट हमारे पास सही वोट हैं वो 90x माइनस 60 है। ठीक है, ये मेरे पास वोट हैं। अब उसमें से क्या कहता है, सफल प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त किए यदि मतदाता सूची में संपूर्ण सदस्यों के 47% ने सफल प्रत्याशी को मत दिया। अच्छा देखो, टोटल वोट हैं इतने 90x माइनस 60, इसमें से 47% मिल गई हैं जीतने वाले को। अब ध्यान रखना 47% मतलब 47x, ये 100% का निकलेगा, 100x का निकलेगा, क्योंकि उसने कुल मतदाता सूची का बोला है। ठीक है ना। अच्छा, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, मैं इसमें से घटा दूंगा। 90x में से 47x गए, कितने बचे, 43x माइनस 60। ठीक है, ये हारने वाले को मिले हैं। अब मैं अगर कहूँ जीतने वाले को मिले 47x, हारने वाले को इतने मिले, अगर मैं इन दोनों को लेस कर दूँ तो मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, 308। क्वेश्चन वाला भी यही कह रहा है। ठीक है, तो मुझे केवल ये करना है, 47x में से 43x गए तो मेरे बचे 4x, और ये 60 उधर जा कर के, ध्यान रखना बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस था, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया प्लस का, और फिर यहाँ पर जा करके हो जाएगा माइनस का। 308 में से 60 जाएंगे 248, तो 4x बराबर 248, x की वैल्यू 62, 100 के बराबर 6200। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, टोटल जो वोट हो गए वो 6200 हो गए, आगे हम उसमें सोल्व कर लेंगे। अब इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये ट्राई करते हैं, 90x बचा था, जीतने वाले को तो 47 बता ही दिया था उसने, कितना हो गया था, 90x में से 47x हमने घटाया 43, तो हम जो डिफरेंस आता है 43 और 47 का 4x का, वो हमेशा जो डिफरेंस होगा हम ये मान करके चलते हैं कि जो 60 वोटों की जो अवैध घोषित हुए हैं, वो अवैध की जो हानि हुई है, भाई टोटल मैंने कहा मेरी ऊपर वाली, मेरे पास टोटल 100 रुपये हैं, 100 में से 60 मेरे ऊपर वाले में हैं, 10 रुपये मेरे गिर गए, तो इसका मतलब जो 10 रुपये गिरे वो नीचे वाली जेब के गिरे ना, है ना। तो हम ये मान करके चलते हैं जो अवैध हुए हैं वो हानि हुई है दूसरे वाले की, इसलिए मैं दूसरे वाले में से लेस करता हूँ, उसमें माइनस 60 इसीलिए था। ठीक है, तो मैं 308 में से 60 लेस कर देता हूँ, 248 के बराबर रखूँगा, 4x बराबर 248, 1 के बराबर 62, 100 के बराबर 6200। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहेगा कि भाई 6200 का 1 का तो 47% निकालना है, वो निकाल लेंगे। तो ये तरीका है, तरीका ये है। अगला देखते हैं, आम के मूल्य में 20% की कमी होने पर 9 रुपये 60 पैसे में 12 आम अधिक आ सकते हैं। भाई 9 रुपये 60 पैसे तुम बाजार ले करके गए, बाजार में जाने के बाद उसने कहा 1 रुपये 92 पैसे तुम्हारे बच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुमने कहा नहीं जी हम नहीं बचा करके लेकर जा रहे, हम तो 12 आम खरीद लेंगे। तो 12 आम आए 1 रुपये 92 पैसे के, एक में कितने आएंगे, मतलब एक आम कितने का आएगा, 16 पैसे का। ठीक है, लेकिन ये तो नया वाला भाव है, क्वेश्चन वाले ने पुराना वाला पूछा है, तो 80% बराबर है 16 के, 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 20 पैसे। अगला देखते हैं, एक संख्या दूसरे से 10% अधिक है, अभी बताया ना अधिक है तो 10/110 आंसर आ जाएगा 9.99090909। अगला, चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाने पर कोई व्यक्ति कितने की परसेंट की कमी कर दे, तो 15/115, 3/23, और वो मैंने अभी कितनी बार बता दिया, वो तो छोड़ो। एक व्यक्ति अपने धन का 12.5% खो देता है। देखो 12.5, अब काम यहाँ पर आती है परसेंटेज, 12.5% टेबल में 1/8 होता है, मतलब आपके पास अगर 8 रुपये हैं तो 8 का 80 रुपये मान लेते हैं, 80 का 1/8 मतलब 10 रुपये आपने खो दिया, आपके पास बच रहे हैं 70 रुपये। शेष का 70%, उसके पास 630 रुपये शेष बचते हैं 70% खर्च करने के बाद,
मतलब आपने 70 का भी 70% 49 रुपये खर्च कर दिए, आपके पास बच रहे थे 21 रुपये। क्वेश्चन वाला कह रहा है 230 रुपये, 21 के क्वेश्चन वाला कह रहा है 630 रुपये, 21 के बराबर 630, 1 के बराबर 30, 100 के बराबर 3000। ओ सॉरी 1 के बराबर 30, हमने तो टोटल जो राशि मानी थी वो 80 रुपये मानी थी ना। 1 के बराबर 30 तो 80 के बराबर 280। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एक चुनाव में 5% वोट हो गए अवैध घोषित, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 55% वोट मिले। वही दोनों तरीकों से कर सकते हो। कुल वोटों का बोला है उसने, ठीक है, कुल कितने वोट पड़े। देखो जीतने वाले को अगर 55 मिले, जीतने वाले को वेट ऐसा मानो टोटल वोट थे 100 में से 5 हो गए अवैध घोषित, शेष बच रहे हैं 95 में से 55% तो जीतने वाला ले गया, क्योंकि उसने कुल वोटों का बोला है। ठीक है, तो 55 तो इसे मिल गए, 95 में से 55 इसे मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे। डिफरेंस कितने का है, 15 का। क्वेश्चन वाला कितने का कह रहा है, 480 का। 15 के बराबर 480, 1 के बराबर 320, 100 के मतलब 10 के बराबर 320, 100 के बराबर 1 जीरो लगा लो 3200। ठीक है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 4 विषय हैं, सभी विषयों के अधिकतम अंक समान हैं, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। एक छात्र के जो अंक हैं वो 3, 4, 6, 7 की निष्पत्ति में हैं। अच्छा जी, कुल योग 60% है। ऐसा मान लेता हूँ 100 नंबर के पेपर हुए, 4 पेपर हुए, तो 100 के हिसाब से 400 का 60%, 240 उसके नंबर आए होंगे। ठीक है, उसने कहा कि 240 हैं और वो 3, 4, 6, 7 की निष्पत्ति में है, तो भैया बांट लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 के बराबर 240, 1 के बराबर 12, तो 12 दिए 36, पहले में आई 36, आधे से कम है। 12 चौक 48, आधे से कम है। 12 छिक 72, आधे से ज़्यादा है। 12 सत्ते 84, आधे से ज़्यादा है। 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, ये दोनों आधे से ज़्यादा हैं, तो ये आंसर आ गया 2 विषयों में। ठीक है, अगला क्या है, सचिव पद हेतु 2 प्रत्याशियों के मध्य सीधे चुनाव हुआ, मतों पर 4% रद्द हो गए। यदि कुल वैध का 55% मिला हो, ध्यान रखना आपकी बार वैध का 55% था, ऊपर कुल मतों का था, वैध का 55% मिला है, ऐसा मानते हैं। क्वेश्चन को हम पीछे से सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, टोटल 55% इसे मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%। डिफरेंस कितने का है, 10 का। 10 के बराबर हम कह रहे हैं 10% मतों से जीता है, क्वेश्चन वाला 240 कह रहा है। 10 के बराबर 240, 100 के बराबर कितना हो गया, 2400। 2400 हुए वैध मत, 4% रद्द भी तो हुए थे, तो 96 के बराबर 2400, 100 के बराबर कितना हो गया, 2500। ठीक है, एक मनुष्य अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष बचाता है। चलो जी, शेष यदि रहन सहन के खर्च में 37.5 रुपये की वृद्धि हो जाए, आय में 16/2/3 की वृद्धि हो जाए। देखो अब मुझे इनकम को जो है 6 से डिवाइड करना है, तो मैं 6 से कटने वाली संख्या मानूंगा। मैं एक काम करता हूँ, 60 मान लेता हूँ। 60 का 80% मतलब 48 रुपये वो खर्च करता था, 12 रुपये बचाता होगा। 48 का 3/8 मतलब 18 रुपये की वृद्धि हो गई। 48 में 18 रुपये की वृद्धि मतलब वो 66 रुपये अब खर्च करने लगा। यदि उसकी आय में 16 से ही 2/3, 60 का 1/6 मतलब 10 रुपये की वृद्धि हो गई, 70 रुपये की अब उसका खर्चा होने लगा। तो कह रहा है बताओ नई बचत, नई आय पर कितने प्रतिशत बचा रहा है। 66 रुपये खर्च कर रहा है, 70 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये बचा रहा है, 70 पे 4/70 परसेंटेज टेबल में पूछ बता दो कितने परसेंट होगा। 4/70 करना आसान है, 40/70 आपको करना है। 7 पंजे 35, 5 सही 5/7%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, राम किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जो कि पूर्णांक का 49% है। 49% इतना है, तो 100% अगर निकालना होगा तो 1 के बराबर 6, 100 के बराबर 600। यदि उसी परीक्षा में उसकी बहन के 372 नंबर आए हैं, तो बताओ उसके बहन के प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है। तो कर लो, जो 372 है वो 60 का कितने परसेंट है, 62% ही हो जाएगा, है ना। 6 36, 6 7 6 दूनी 12। एक व्यक्ति मासिक आय का 80% व्यय करके 240 रुपये बचा लेता है। भाई आपके हिसाब से 20% होगा, बचा रहा होगा। 20% 240, 1 के बराबर 6, 100 के बराबर कितने, 1 के बराबर 12, 100 के बराबर 1200। ठीक है, 1200 रुपये कमा रहा है,
240 रुपये बचा रहा है, तो इसका मतलब 960 रुपये खर्च कर रहा है। अगला देखते हैं, संतरे के भाव में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे और खरीद सकता है। भैया तुम लेके गए बाजार 1 रुपया, पता चला 25% की हो गई कमी, एक का 25%, 25 पैसे तुम्हारे बच कर के आ जाते हैं, तुमने बचाए नहीं। तुमने क्या कहा, तुमने कहा हमें चाहिए 12 संतरे, तो 25 पैसे में आए 12 संतरे, 1 रुपये में आएंगे 48 संतरे, ये हो गया नया वाला रेट। उसने पूछा पुराना वाला रेट भी बताओ, तो अब तो 12 संतरे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पहले 12 संतरे कम मिलते होंगे, पहले 36 मिलते होंगे। किसी चुनाव में विजयी प्रत्याशी ने पड़े हुए मतों का 56% प्राप्त किया, अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी को 2496 मतों से पराजित किया। यदि मात्र 64% मतदाताओं ने मत दिया हो, कोई मत अवैध न घोषित किया गया हो, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या बताओ। ये उसने हमसे पूछी है। देखो कुछ नहीं करना, उसने जो शुरू में दिया है उसने दिया है, उसे 56% जो मिले हैं वो पड़े हुए मतों का मिले हैं। देखो 56% उसे मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 44%। डिफरेंस कितनी का आया होगा, 12% का। 12 के बराबर 2496 है, 1 के बराबर 208, 100 के बराबर 20,800, ठीक है, 20,800। उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसने तो केवल जो मत पड़े थे वो तो 64% पड़े थे, मतलब 64% के बराबर 20,800। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 64 को डिवाइड करोगे 16 हो गए। हम क्या कर रहे हैं, हम कर लेते हैं 64 के बराबर है 20,800, ठीक है, हमें 100 के बराबर निकाल। 4 से डिवाइड करोगे 16, 4 से डिवाइड करोगे 5200, 16 से डिवाइड कर लेते हैं, 16 × 48, बचेंगे कितने, 40 बचेंगे, 22500, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 60% अंकों से होगी 60 अंकों से हो गया फेल। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी के पेपर में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, मुझे ये बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। पास होने के लिए नंबर चाहिए कि वो वही 30% अगर नंबर ले आए और 60 नंबर से हो जाता है वो असफल, मतलब पास होने के लिए उसे 60 नंबर और चाहिए। दूसरे वाले को क्या है, वो 45% नंबर तो ले आया और 15 नंबर ले आया फालतू, मतलब 15 नंबर ना भी लाता तो भी पास हो जाता। ये दोनों पास होने के लिए परसेंटेज हैं, तो 30% 45% डिफरेंस आया 15% का। ये 60 और ये 15, 60 उधर जा कर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 75 हो गया। 15 के बराबर 75, 1 के बराबर 5, 100 के बराबर 500, मतलब पास होने के लिए उसे 500 नंबर चाहिए। अगर अब वो परसेंटेज में पूछे, तुमने कहा 1 के बराबर 5, 1 के बराबर 5, तो 15 के बराबर कितना हुआ, 3%, मतलब 5 नंबर 1%, 15 नंबर 3%, 45% ले आया, 3% ना भी लाता तो भी पास हो जाता, मतलब 42% पे पास हो जाता। अगर वो आपसे नंबर पूछे तो आप कहोगे 1% बराबर है 5 नंबर, 30% बराबर है 150 नंबर, 150 नंबर ये, 260 नंबर ये, कुल मिलाकर के उसे 210 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ऐसे एक गांव की जनसंख्या 3 से ही 1/3% की कमी प्रतिवर्ष हो जाती है, यदि वर्तमान समय में वहाँ की जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या कितनी थी। अब देखो मैं इसे जो भी दो या 3 क्वेश्चन हैं मैं आपको उन्हें होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उन्हें करना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, आप कमेंट सेक्शन में बोल दोगे, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें इनका डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, केवल आप उन्हें कर लेना। मैं पढ़ रहा हूँ, एक गाँव की जनसंख्या में 3 से ही 1/3% की कमी प्रतिवर्ष हो जाती है, वर्तमान समय में वहाँ की जनसंख्या 2410 रुपये है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी रही होगी, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, CI वाला लगेगा। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो 3 वर्ष पश्चात वह कितनी होगी, ठीक है। एक व्यक्ति को अपनी आय कितनी कर देनी चाहिए, यदि कर देना, एक व्यक्ति को कितना आय कर देना होगा जिसकी वार्षिक आय 12,500 रुपये है, जबकि पहले 4800 पर कोई कर नहीं देना होता, अगले 1000 पर 10% की दर से देना होता है, अगले 5000 पर 20% की दर से देना होता है और उसके बाद 25% की दर से देना होता है।
एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि इस समय उस नगर की जनसंख्या 70,000 है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय ए की आय से 20% कम है, ज्ञात करो बी की आय सी की आय से कितने % कम या अधिक होगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने 72% अंक प्राप्त किए, 72% मत प्राप्त किए और 88,000 मतों से बहुमत से चुन लिया जाता है। ज्ञात करो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी चल संपत्ति का 50% पत्नी को, 30% पुत्र को, शेष 20% विवाहित पुत्री को मिले। साथ ही उसने अपनी अचल संपत्ति का 50% पुत्र को, 30% विवाहित पुत्री को, शेष 20% पत्नी को दिया। यदि उसकी मृत्यु के पश्चात चल संपत्ति का मूल्य कुल संपत्ति के मूल्य का 30% पाया गया। ज्ञात करो कुल संपत्ति को प्राप्तकर्ताओं को किस अनुपात में बांटा गया। राम और श्याम मिलकर 36,000 रुपये मासिक वेतन पाते हैं। वे क्रम से कितने अपने वेतनों का 30% और 25% बचाते हैं। यदि बचत में 3 और 2 का अनुपात है, प्रत्येक का वेतन ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैंने 7 या 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। इनके आंसर कमेंट सेक्शन में, आंसर तो खैर सामने दिए हुए हैं, आंसर तो मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता है या फिर किसी के पास करने का और कोई तरीका है, किसी क्वेश्चन को करने के लिए और कोई भी शॉर्ट ट्रिक है, या किसी उनके पास कोई ट्रिक है लेकिन उन्हें वो ट्रिक समझ नहीं आती है, तो मुझसे उसका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।